नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी बताने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। एक छोटा सा गांव। सुबह का समय था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। किसान अपने घरों से खेतों के लिए निकल पड़े थे। बच्चे भी स्कूल के लिए निकल चुके थे। औरतें घरों में अपने अपने काम में लगी हुई थी। कहने को तो वो गांव था, मगर हर तरह की सुविधाओं से भरा हुआ था। उसी गांव के बीच में एक घर न ज़्यादा बड़ा था न ही छोटा, मगर देखने में काफ़ी सुंदर था। घर के बाहर ही एक छोटा सा लॉन बना हुआ था, जिनमें क्यारियों में बहुत सारे छोटे छोटे फूलों के पौधे लगे हुए थे। सामने गेट से लगा हुआ छोटा सा हॉल से लगे हुए 2-3 कमरे, मंदिर और किचन और छत पर जाती सीढ़ियाँ। घर बेशक ही छोटा था, मगर सलीके से सजाया हुआ था। एक एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर रखी हुई थी और देखने में ही बहुत प्यारा लग रहा था। तभी एक लड़की भागती हुई अंदर आती है और सामने से आते हुए एक 50 साल के आदमी से टकरा जाती है। सॉरी चाचा जी, वो ध्यान नहीं दिया मैंने आपका, लड़की अपने कान पकड़ते हुए कहती है। तू ध्यान रखती है कभी? हमेशा गिरती रहती है, कभी तो देखकर चला कर। वो आदमी प्यार से उसके सिर पर मारकर कहता है। लड़की, नहीं, आगे से पक्का ध्यान रखूंगी। आदमी, हाँ देखते हैं। अच्छा चाचा जी, वो, अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं अभी आई। वो रसोई में से आते खाने की खुशबू की सुगंध रसोई की, और मैं भागती। वो आदमी भी हंसते हुए बाहर निकल आता है। अरे पापा, आपका टिफ़िन तो लेके जाइए। देखिए, आज मैंने आपके फेवरेट दाल मखनी और पराठे और खीर बनाई है। तो प्लीज़ बाहर का कुछ मत खाइए और खाना टाइम पर खाना, और दवाई भी लेना याद से, और शाम को जल्दी आना घर। वो एक सांस में सब कुछ बोलकर उनके हाथ में टिफ़िन पकड़ा देती है। हाँ मेरी माँ, मैं तेरी सारी बातें ध्यान रखूँगा। अब मैं जाऊँ वरना लेट हो जाऊँगा, कहकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वो भी वहाँ से सर हिलाता हुआ चला गया और वापस रसोई में वो लड़की भी चली गई और वो आदमी मुस्कुराकर बाहर निकल आता है। ये क्या कर रही है तू? सारा खाएगी क्या? भुक्कड़ गई कि वो किचन में आते ही चिल्ला पड़ती है, क्योंकि सामने किचन कैबिनेट पर बैठकर वो मज़े से खाना खा रही थी। उठ वहाँ से, नीचे उतर और वापस से ये। वो उसके हाथ से प्लेट लेकर उसे नीचे उतार देती है और उस लड़की को मुँह बन जाता है। यहाँ से उठ और वहाँ बैठकर खा, यहाँ बहुत सारे काम हैं। वो प्यार से उसके हाथ में प्लेट पकड़ा देती है और उसे डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए बोलती है। वो खुश होते हुए चेयर खींचती है और वापस से खाने लगती है। यार श्री, कुछ भी हो, खाना बहुत टेस्टी बनाती है तू एक काम करना, चाचा जी के साथ उनका ढाबा क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? तेरे खाने का कोई जवाब ही नहीं है। देख लेना, लाइन लग जाएगी कस्टमर की। वो खाने में मग्न होकर कहती है। हाँ, सोचूंगी तेरी इस सलाह के बारे में, वो मुस्कुराते हुए कहती है और काम समझने लगती है। थोड़ी देर बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है तो वो वहाँ से अपने रूम में जाती है और थोड़ी देर बाद रेडी होकर बाहर जाती है। श्री बाहर आती है तो उसे वो कहीं नहीं दिखती। वो उसे इधर उधर देखती है। तभी उसे किचन से आवाज़ आती है और वो किचन की तरफ बढ़ जाती है और वहाँ पहुँचते ही अपना सिर पीट लेती है
क्योंकि वो सामने फ्रिज में खीर निकाल कर खा रही थी। कृति, कितना खाएगी तू? पेट फट जाएगा तेरा। और इतनी खाती है कि क्या ही बोलूं, इतनी बारीकी से खाती है। वो उसे खाते देखकर हैरान हो जाती है। तू तो बात ही मत कर मुझसे, तूने खीर बनाई और मुझे बताया भी नहीं। तुझे पता है ना मुझे तेरे हाथ की खीर कितनी पसंद है। वो नाराज होते हुए बोली, कोई ऐसी चीज़ मेरे हाथ की बनी हुई तुझे पसंद ना हो, ऐसा कभी हुआ है? मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू बिना बताए भी एक कदम इसे ढूंढ लेगी। वो उसकी बात पर हंसती हुई कहती है, हाँ, बात तो तेरी एकदम सही है। तेरे हाथ की बनाई हुई चीज़ मुझसे छिप नहीं सकती। और वो फिर से खीर खाने में मग्न हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आती है। श्री गेट को ताला लगा लेती है और दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। देखो तो बेचारी का नसीब कितना खराब है। शादी के मंडप में पहुंचकर भी अनब्याही सुहागन रह गई। कितनी प्यारी बच्ची है। पता नहीं भगवान ने ऐसे क्यों किया। उन्हें घर से निकलते देख एक औरत दूसरी औरत से बोलती है, हाँ बहन, पता नहीं किस पाप की सज़ा मिली है इस बेचारी को। दूसरी औरत भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। ऐसे ही दूसरी औरतें भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और सब में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। दोनों उसकी बात सुनते हैं और उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। उनकी बातें सुनकर कृति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ए चाची, कोनो काम धंधा ना है का तुमको? सुबह सुबह चुगलखोरी शुरू कर दी। जितना ध्यान तुम दूसरों के घर में लगाती हो, तनिक अपने भी घर में रख लिया करो तो ज़्यादा फायदे में रहोगी। अब हमको समझ आया कि चाचा तुमसे ज़्यादा मिश्राइन चाची के साथ काहे हंसते रहते हैं। अब तुमको तो चुगली करने से फुर्सत नहीं मिलती ना। चाचा घर पे ध्यान क्यों देंगे भला? ये खातिर बोल रहे हैं, तनिक चाचा पर ध्यान दो, वरना किसी का घर तो चाहे ना बसे पर तुम्हारा उजड़ जरूर जाएगा। समझी काकी? अब निकल लो यहाँ से, और आप भी, वरना सबका काला चिट्ठा इधर ही इधर खोल देंगे हम। कृति एक सांस में अपनी भड़ास उस औरत पर निकाल देती है, साथ ही साथ बाकी सब पर भी। सभी औरतें कृति की बात सुनकर वहाँ से 9-11 हो जाती है। कृति जैसे ही गुस्से में आगे बढ़ती है तो श्री उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और फिर दोनों वहाँ से निकल जाती है। तो इतना गुस्सा क्यों करती है? बोलने देना जिसे बोलना है जो। श्री उसे समझाती हुई कहती है। कृति उसे गुस्से से घूरती है और कहती है, हमारा दिमाग नहीं ठनठनाओ तुम, समझी ना? और तुमको कुछ बोले ना कोई तो हमको जरूर बताना, ठीक है? श्री हंसते हुए, अरे देवी, मेरे सामने तो नॉर्मल होके बात कर लिया कर, अपनी लैंग्वेज बाकी सबके लिए रख। और बता क्यों करती है इतना गुस्सा? कृति, तू गुस्सा करना और इन सब को बोलना शुरू कर दे, मैं उसी दिन से बंद कर दूंगी, ठीक है? री, तू क्या चाहती है? मैं सबसे लड़ती फिरूं? कृति, मैं किसी का सिर फोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ तुझको, लेकिन कम से कम उनकी गलत बातों का जवाब तो दे सकती है ना। कब तक ऐसे चुप रहेगी? कभी तो अपने लिए बोला कर, दूसरों के लिए ही हमेशा बोलती है। अपने लिए बोलना कब सीखेगी तू? और अगर तू नहीं कर सकती तो मैं करूँगी, मैं लड़ूंगी तेरे लिए। लेकिन कोई तुझ पे कुछ बोले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तेरी जितनी महान तो मैं हूँ नहीं। श्री, किस किस से लड़ेगी तू और कब तक? कृति, सारी दुनिया से लड़ूंगी और सारी जिंदगी लड़ूंगी। किसी ने तेरे बारे में कोई भी वाहियात बात की ना तो जान से मार भी डालूंगी। इस वक्त कृति बहुत ज़्यादा गुस्से में थी तो श्री को चुप रहना पड़ा। वो जानती थी कि कृति उससे बहुत प्यार करती है। श्री हाथ जोड़कर, अच्छा मेरी माँ, लड़ लेना,
फिलहाल जल्दी चल, वरना बच्चे बोलेंगे कि टीचर खुद लेट है, हमें क्या खाक पढ़ाएंगी। उसकी बात पर कृति हंस पड़ी और दोनों हंसते हुए तेजी से आगे बढ़ती रही। आइए अब सबको मिलाते हैं इस कहानी के कैरेक्टर से। श्री यानी कि शरण्या व्यास, एक समझदार सुलझी हुई लड़की, सांवला रंग, तीखे नए नक्श, लंबी सुराही सी गर्दन, कमर तक आते लंबे काले बाल, आंखें झील सी गहरी मगर एकदम खाली। कोई एक बार इन आंखों में देखे तो डूबता ही चला जाए। पूरे गांव की लड़की थी, सबसे बहुत प्यार से बात करने वाली। श्री ने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया था, फिर बीएड करने के बाद अपने गांव में ही सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगी। आनंद व्यास, शरण्या के पापा, शांत, सीधे, सुलझे हुए और मृदुभाषी, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। शहर के पास ही अपना ही एक ढाबा चलाते हैं जो आसपास के सभी शहरों में बहुत फेमस है और कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। अपनी बेटी पर तो जान छिड़कते हैं वो। शरण्या की माँ उनके जन्म के 2 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी, लेकिन आनंद जी ने कभी भी उसे उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी हर इच्छा उसकी ज़बान पर आने से पहले ही पूरी की। कृति यानी कि कृतिका व्यास, शरण्या की बचपन की दोस्त, कम बहन कम जान या जो भी कहो, लेकिन दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत। शरण्या जितनी शांत, कृति उतनी ही गुस्से वाली, लेकिन झगड़ा भी हमेशा श्री के लिए करती थी। वो एक बार को अपने बारे में सुन सकती है, मगर किसी ने गलती से श्री को गलती से कुछ भी कहा तो उसकी फिर खैर नहीं। कृतिका गांव के सरपंच की बेटी है, लेकिन इस बात का असर दोनों की दोस्ती पर कभी नहीं पड़ा, बल्कि दोनों ही परिवारों में अच्छे संबंध रहे। श्री और कृति कुछ ही देर में स्कूल पहुंच जाती हैं। फिर सब बच्चे प्रार्थना के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं। श्री सामने स्टेज पर आकर खड़ी हो जाती है। श्री, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल सेकंड संडे है और आप सब जानते हैं कि हम हर संडे को क्या करते हैं। बच्चे, घूमने जाते हैं। श्री मुस्कुराकर, बिल्कुल, तो इस बार हम सब घूमने चले जाएंगे। तो सब कल अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके आना। कल सब 9 बजे यहीं पर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट? सभी बच्चे चिल्लाकर ओके टीचर। फिर सब बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं। बाकी सभी टीचर्स भी अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। श्री जहाँ इंग्लिश टीचर थी, वहाँ कृति साइंस की टीचर। श्री क्लास में पहुँचती है तो सब बच्चे खड़े होकर उसका अभिवादन करते हैं। वो भी प्यार से मुस्कुराकर सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर सबकी अटेंडेंस लेती है और पढ़ाना शुरू कर देती है। सभी बच्चे श्री और कृति से बहुत घुले मिले हुए थे, क्योंकि दोनों ही सबसे बहुत प्यार से बात करती थी। कृति भी चाहे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, लेकिन कभी बच्चों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी। इसी तरह दोपहर हो जाती है और सब अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। श्री अपने घर पहुंचती है और फिर घर के काम में जुट जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। आनंद जी भी घर आ जाते हैं। श्री उन्हें पानी देती है, फिर वे फ्रेश होने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद सारा काम समेटने के बाद श्री आनंद जी के पास आती है, जो बाहर लॉन में बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे। श्री आकर उनके पास बैठ जाती है। श्री, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आनंद जी, बैठ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है पापा, बोलिए। श्री उनके पास बैठते हुए बोली। आनंद जी, नहीं, पहले तुम बात करो, तुम्हें क्या करनी है। श्री, वो पापा, कल सेकंड संडे है तो हम सब बच्चों को लेकर घूमने जा रहे हैं। आनंद जी, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तो तुम पूरा दिन भर ही रहने वाले हो?
चलो अच्छा है, इसी बहाने से कुछ नयापन भी आ जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वो सब भी पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे। श्री: जी पापा, बस इसलिए ही सोच रहे थे हम सब भी। वैसे आपको क्या बात करनी है, कहिए। देख, ये तेरी बुआ ने एक लड़के की तस्वीर भेजी है, तू देख ले। अगर तुझे पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। आनंद जी एक लड़के की तस्वीर उसके हाथ में थमाते हुए बोले। श्री हैरानी से उन्हें देखती है तो आनंद जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। पर पापा, ये सब आप जानते हो ना, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ। मैं आपके पास खुश हूँ, किसी और की ज़रूरत नहीं है मुझे। वो हैरान होती हुई आनंद जी से कहती है, जानते हैं बेटा कि हमारी बच्ची को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेटा एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही होगा ना। और लड़का बहुत अच्छा है, हम तुझ पर अपना फैसला नहीं थोप रहे। अगर तुझे पसंद हो तो ही हाँ कहना, आनंद जी ने उसे समझाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर ही श्री कुछ नहीं कह पाती, बस चुपचाप अपना सिर झुकाकर बैठ जाती है। उसकी आंखें झलक आती है, मगर वो अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लेती है। हम जानते हैं बेटा कि इस वक्त तेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन बेटा हर कोई एक जैसा नहीं होता। तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले, तेरा जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। आनंद जी ने उसकी मन में उमड़े भाव पर समझाते हुए उसे कहा। क्या गारंटी है पापा कि वो लोग भी उनके जैसे नहीं होंगे? उन्हें मेरे सांवले रंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या गारंटी है कि वो उनकी तरह भरे मंडप में मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे? आज उसके मन में दब रहे सभी दर्द बाहर निकल रहे थे। लेकिन बेटा, आनंद जी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। प्लीज़ पापा, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी और आगे भी मानूंगी। आप मेरे भगवान हैं। आप अगर मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। फिर से वही सब नहीं कर सकती मैं। प्लीज़ पापा, आगे से प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। वो उनकी बात बीच में ही काटकर सामने हाथ जोड़कर कहती है, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मैं बुआ को अभी मना कर देता हूँ। अब तू जा और जाकर आराम कर। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती है। श्री हाँ में सिर हिलाती हुई अंदर चली जाती है। हे भगवान, मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों उसे ये सब सहना पड़ रहा था? अब बस करो भगवान, अब तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आओ। आनंद जी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले। इधर श्री अपने रूम में जाती है और गेट बंद करके फपक पड़ती है। वो अलमारी के पास जाती है और उसे खोलकर उसमें से एक बॉक्स निकालती है और उसे लेकर बेड के साइड में बैठ जाती है। वो उस बॉक्स को अपने सीने से लगाकर रो पड़ती है। फिर धीरे से उस डिब्बे को खोलती है तो उसमें एक सुर्ख लाल रंग की शादी का जोड़ा रखा हुआ था। श्री उस डिब्बे में से एक फ़ोटो निकालती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है और फिर रो पड़ती है। क्यों किया आपने ऐसा? आखिर क्या गलती थी मेरी? बस इतनी ही ना कि मेरा सांवला रंग था। क्या सांवला रंग होना मेरी गलती थी? क्यों बस इस रंग के लिए मुझे छोड़कर चले गए? क्यों? क्या एक बार भी आपको मुझ पर तरस नहीं आया? अगर ये सब ही करना था तो मुझे छोड़कर ही जाना था। तो क्यों आए आप मेरी ज़िंदगी में? क्यों मुझे इतने सपने दिखाए? क्यों? बोलिए, क्यों आए? और आपने ऐसा क्यों किया? वो उस फोटो को अपने सीने से लगाकर बेतहाशा रोई जा रही थी। ऐसे ही श्री सबके सामने हंसती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन उसके दिल में कितना दर्द दफन था
ये शायद ही कोई जान सकता था। रात के अंधेरे में उनके आंसू उसकी पलकों का बांध तोड़कर हमेशा बाहर निकलते थे। श्री रोते रोते कब सो जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अगले दिन श्री उठती है तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो घड़ी की ओर देखती है तो 7 बजने का इशारा कर रही थी। वो हड़बड़ा कर उठी है और उस बॉक्स को वापस अलमारी में रखकर ताला लगा देती है और नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर आती है और जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है और तेजी से बाहर आती है। हे कान्हा, आज कितनी देर हो गई है। आज बच्चों को बाजार भी लेकर जाना है और अभी नाश्ता तक नहीं हुआ। पापा को भी ढाबे पर जाना है। चल श्री, जल्दी कर। वो दौड़ती हुई बाहर आती है और सीधा मंदिर में आकर रुकती है। जल्दी से दिया जलाती है और आरती करने लगती है। आरती करने के बाद वो मंदिर से बाहर आती है और पूरे घर में आरती घुमाती है। तभी आनंद जी किचन से बाहर आते हैं। उन्होंने एक हाथ में कलछी पकड़ी हुई थी। फिर वे एक हाथ से कलछी लेते हैं, फिर वे एक हाथ से आरती लेते हैं। श्री उनको तिलक करती है और आरती की थाली को वापस मंदिर में रख आती है। पापा, आपने क्यों तकलीफ की? मैं आ ही रही थी ना, और आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? देखिए आज कितनी देर हो गई है। वो आनंद जी पर नाराज होते हुए बोली। आनंद जी जानते हुए, अरे तो बेटा क्या हो गया, आज मैंने नाश्ता बना दिया। वैसे भी तूने मेरी आदत तो खराब की ही है, कुछ करने ही नहीं देती है, इसलिए सोचा आज अपनी गुड़िया के लिए अपने हाथों से खाना बनाता हूँ। हाँ हाँ, पता है तेरे जितना अच्छा खाना नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी काम चलाऊँ तो बना ही लेता हूँ। क्या पापा, आप वर्ल्ड के बेस्ट शेफ हो, आपसे अच्छा खाना कोई भी नहीं बना सकता। वो प्यार से उनके गले लगते हुए कहती है। आनंद जी भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। आनंद जी, अच्छा चल, अब तू जल्दी से नाश्ता कर और जल्दी से जा, वरना लेट हो जाएगी। आजा जल्दी। श्री मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है। आनंद जी उसे नाश्ता परोसने लगते हैं। फिर दोनों बाप बेटी मिलकर नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद आनंद जी ढाबे के लिए निकल जाते हैं। श्री भी गेट को ताला लगा लेती है। अरे आज ये कृति कहाँ रह गई? रोज तो टाइम से पहले आ जाती थी, आज कहाँ है? चलो उसके घर जाकर देख ही लेती हूँ। कृति के अब तक न आने से परेशान होकर श्री उसके घर की ओर चली जाती है। श्री कृति के घर के पास पहुँच जाती है, जहाँ एक 40-50 साल की औरत घर के बाहर लॉन में चारपाई डालकर बैठी हुई थी। वो जाकर उन्हें नमस्ते करती है। वे भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर लेती है। श्री, चाची, कृति कहाँ है? अभी तक उठी नहीं क्या? अरे वो तो कब की इधर से चली गई, तुमको मिली नहीं कहाँ? ये लड़की भी ना एक जगह तो टिकती ही नहीं, पता नहीं कहाँ होगा इसका। संगीता जी, कृति की माँ, परेशान होती हुई कहती है। श्री हैरानी से, चली गई? लेकिन मेरे पास तो नहीं आई। फिर कुछ सोचकर, अच्छा चाची मैं चलती हूँ, मुझे पता है वो कहाँ चली गई होगी। संगीता जी, ठीक है बिटिया, मगर उसको भी कुछ सिखा दिया करो, हर बकत धमा चौकड़ी करती रहती है, कोनो काम की नहीं है छोरी, समझाओ तनिक उसको। श्री हंसकर, जी चाची ज़रूर सिखाऊंगी, अब मैं चलती हूँ। संगीता जी, अच्छा बिटिया ध्यान से जाना और ऊ का भी ध्यान रखना। श्री हाँ में सिर हिलाते हुए और वहाँ से चली जाती है। श्री घर से निकल चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज उसकी ज़िंदगी में क्या तूफान आने वाला है। इस तूफान से तो ये ज़िंदगी संवर ही जाएगी या बिल्कुल बिखर जाएगी, ये उसको भी पता नहीं था। श्री कृति के घर से निकल जाती है और कुछ ही दूर चलने के बाद गांव के बाहर एक आम के बगीचे में आकर रुकती है। श्री थोड़ा और आगे चलती है और जैसे ही सामने देखती है तो अपना सिर पीट लेती है। सामने कृति अपना दुपट्टा कमर में बांधे पेड़ पर चढ़ी हुई थी और आम तोड़ रही थी।
नीचे कच्चे आम का ढेर लगा हुआ था और उसके आसपास कई सारे बच्चे खड़े हुए थे। श्री अपना सिर पीटकर, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, हमेशा यही हरकतें रहेंगी इसकी, अपने साथ इन बच्चों को भी लगा लेती है। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? ऐसा सोचकर श्री आगे बढ़ जाती है और जाकर उन बच्चों के पास खड़ी हो जाती है। सब उसके आने से बेखबर मस्त होकर कृति को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। एक बच्चा, दीदी उधर है, आपके सिर के ऊपर, वो तोड़ो। कृति, अरे हाँ तोड़ रही हूँ, आदेश तो ऐसे दे रहे हैं जैसे कि इनकी नौकर हूँ। अरे रुक जाना, तोड़ ही रही हूँ। कृति भी मस्त होकर आम तोड़ने लगी हुई थी। उसने भी अभी तक श्री को नहीं देखा था। तभी एक बच्चे की नज़र उस पर पड़ती है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। श्री उन्हें आंखें छोटी कर कर घूरने लगती है तो सबकी जान हलक में अटक जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? बच्चा, दीदी वो हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो कृति दीदी को हमको लेके आना था यहाँ पे। चलो तुम सबको आम खिलाती हो ऐसा बोल रही थी, हम तो मना कर रहे थे पर दीदी नहीं मानी, सच्ची। बच्चों ने कृति का नाम लेकर पल्ला झाड़ दिया था और चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए थे। वही कृति इन सब से बेखबर आम तोड़ने में मस्त थी। श्री एक नज़र कृति को देखती है, फिर बच्चों को। कृति दीदी के चमचों, सब जानती हूँ मैं, तुम्हें यहाँ लेकर कोई नहीं आया है, अब चुपचाप अपने अपने घर जाओ जल्दी से। बच्चे हाँ में सिर हिलाकर चुपचाप वहाँ से खिसकने लगे। श्री, रुको। बच्चे रुककर उसे देखते हैं। इन्हें लेकर जाओ और आज के बाद मुझे तुम में से कोई इधर दिखना नहीं चाहिए, समझे? बच्चे खुश होकर आम उठाते हैं और जी दीदी बोलकर वहाँ से खिसक जाते हैं। तभी कृति की नज़र भागते हुए बच्चों पर जाती है। कृति चिल्लाकर, अबे नालायकों, कहाँ भाग रहे हो? अभी तो और आम तोड़ने हैं, आओ वापस। एक बच्चा मुड़कर, नहीं दीदी, आज के लिए इतने आम काफ़ी हैं, बाकी के आप ही तोड़ो, हमें और आम नहीं चाहिए वरना हमारा आम पन्ना बन जाएगा और साथ चटनी भी। कृति असमंजस में, आम पन्ना और चटनी? पर मुझे तो कच्चे आम खाने थे। श्री, आजा, मैं खिलाती हूँ तुझे कच्चे आम, नमक मिर्च मसाले डालकर। श्री की आवाज़ सुनते ही कृति की जान हलक में अटक जाती है। वो जल्दी से नीचे देखती है जहाँ श्री उसे घूर रही थी। कृति उसे देखकर बत्ती से चमका देती है। श्री, अब कोलगेट का प्रचार ही करती रहोगी या नीचे भी आओगी? कृति, मर गए, ये शेरनी यहाँ कैसे आ गई? और ये सारे नालायक बच्चे इसलिए भाग रहे थे, मुझे यहाँ फंसाकर खुद भाग गए, नालायक कहीं के। मिलने दो इन्हें, मैं नहीं छोड़ूंगी। तब एक एक को कान के नीचे नहीं बजाया तो मेरा नाम भी कृति व्यास नहीं। श्री, नीचे आ रही है या मैं ऊपर आऊं? कृति, तो क्यों तकलीफ कर रही है, मैं आ रही हूँ ना। ले, बस अभी आई। और एक झटके में पेड़ से नीचे कूद जाती है वो। फिर खड़ी होकर अपने हाथ झाड़ती है। श्री एकदम उसका कान पकड़कर मरोड़ देती है। श्री, नालायक, कब सुधरेगी तू? अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। खुद तो बिगड़ चुकी है, उन बच्चों को भी बिगाड़ रही है। कृति बोलती है, पहले तो तू कान छोड़ वरना कान टूटकर हाथ में आ जाएगा। श्री उसका कान छोड़ देती है। और मैं इन्हें अपने साथ नहीं रखती, ये लोग मुझे अपने साथ रखते हैं, बाकी मैं तो दूर दूर ही रहती हूँ इन सब चीज़ों से। तुझे पता तो है ना, मुझसे ज़्यादा मासूम और सुधरी हुई बच्ची इस पूरी दुनिया में ही नहीं है, बल्कि आकाश पाताल में भी नहीं है। श्री उसे घूर कर देखती है। हाँ, पता है कितनी मासूम है तू। अब जल्दी से चल वरना लेट हो जाएगा। हाँ चल, 1 मिनट,
यहाँ से सारे आम कहाँ चले गए? वो वहाँ एक भी आम नहीं दिख रहा है ना, इसलिए वो हैरान हो गई। श्री हंसकर, तेरी वानर सेना ले गई सबको। कृति, हैं? सब ले गए? एक भी नहीं छोड़ा? नालायक कहीं के, वापस आकर बताती हूँ उन सबको। फिर वो ट्यूबवेल पर अपने हाथ धोती है और अपना हुलिया सही करती है और दोनों आगे बढ़ जाती हैं। कृति, श्री, तो फिर से रोई थी? कृति उसकी आंखों को देखकर बहुत गंभीर होकर बोलती है। कृति की बात सुनकर श्री के पैर वही जम जाते हैं। वो एक नज़र उसकी ओर देखती है, फिर अपना चेहरा घुमा लिखती है। नहीं, मैं तो नहीं रोई हूँ, भला मैं क्यों रोऊं? और कोई काम नहीं है क्या मुझे? मैं नहीं रोई थी। वो अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान उड़ती हुई कह रही थी। कृति उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तू जानती है ना तू झूठ नहीं बोल सकती, फिर कोशिश क्यों करती है तू? उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है कृति, बस चुपचाप खड़ी हो जाती है। कृति, कब तक ऐसे रहेगी? तेरे सामने भी पूरी जिंदगी पड़ी है, भूल क्यों नहीं जाती उसे? ये सब क्यों भूल नहीं जाती तू, बता। श्री, इतना आसान नहीं है कृति, सब कुछ भूलना, चाहकर भी नहीं भूल सकती मैं सब कुछ। कृति, लेकिन श्री, बहुत देर हो गई है, चल अब जल्दी यहाँ से चलते हैं। श्री उसकी बात बीच में काटकर ही बोलती है। कृति भी उसकी हालत समझती है और चुप हो जाती है। फिर दोनों स्कूल की ओर बढ़ जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों स्कूल में पहुंचती हैं, जहां सब उनकी राह देख रहे थे। बस भी आ चुकी थी। सब बस में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और बस वहां से अपने सफ़र पर निकलती है। पूरे रास्ते अब मस्ती में लगे हुए थे सब। बस श्री ही चुपचाप खिड़की से बाहर के नज़ारों को देख रही थी। कृति भी बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी। कुछ ही देर बाद सब दिल्ली पहुंच जाते हैं। श्री सबको ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस देती है और सबको साथ रहने का बोलकर सबको बस से नीचे उतारती है। सभी बच्चे नीचे उतरकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। श्री बाकी के टीचर्स को इशारा कर देती है तो सब बच्चों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। कृति, अरे रुको। श्री, तुझे क्या हुआ अब? कृति, तू जैसी बोरिंग टीचर इन बच्चों के साथ रहेगी ना तो ये बच्चे भी बोर हो जाएंगे। श्री उसे घूरते हुए बोलती है, मेरा मतलब है अभी सफ़र से आए हैं ना, पहले कुछ खिला देते हैं उनको, थोड़े फ्रेश फील करेंगे। सब रुक जाओ। और श्री का हाथ पकड़कर आइसक्रीम वाले के पास ले जाती है और सबके लिए आइसक्रीम खरीद लेती है। फिर पेमेंट करती है। फिर सब बच्चों को आइसक्रीम देते हैं। सब बच्चे खुश होकर आइसक्रीम खाते हैं और चंद आगे बढ़ते हैं। श्री पीछे देखती है तो कृति अभी भी आइसक्रीम वाले के पास खड़ी थी और हाथ में 2-3 आइसक्रीम पकड़ी हुई थी और मज़े से खा रही थी। श्री उसके पास आती है और उसे खींचते हुए ले जाने लगती है। कृति आइसक्रीम खाते हुए, अरे खींच क्यों रही है, आइसक्रीम गिर जाएगी मेरी, छोड़ दे मुझे। लेकिन श्री उसकी एक नहीं सुनती और खींचते हुए ले जाने लगती है। तभी एक तेज़ रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आती है और उन पर पानी छिड़कते हुए चली जाती है, जिनसे उन दोनों के कपड़े खराब हो जाते हैं और कृति के हाथ से आइसक्रीम छूट जाती है और कृति का गुस्सा भड़क जाता है। कृति चिल्लाकर, अबे ओए, अंधा है क्या? आंखें है या बटन? देखकर नहीं जा सकता? अब दिखाई भी नहीं देता तो घर पर रहना चाहिए ना। सारा पूरा आइसक्रीम गिरा दिया। ये 2 पैसे की गाड़ी में बैठकर पता नहीं खुद को क्या समझता है। भगवान करे तेरी गाड़ी का कांच टूट जाए, टायर भी पंक्चर हो जाए। श्री उसे रोककर, बस कर ना, चल यहाँ से। कृति, क्या बस कर? देख मेरी तीनों भी आइसक्रीम गिर गई। श्री, कपड़े भी खराब हो गए हैं। कृति, तुझे कपड़ों की पड़ी है, यहाँ मेरी आइसक्रीम गिर गई बेचारी। श्री उसे कुछ बोलती तभी वो गाड़ी उनके पास आके रुकती है।
उस गाड़ी के रुकते ही श्री को एक अजीब सा एहसास हो जाता है। उसकी धड़कनें अपने आप ही बढ़ जाती हैं। तभी गाड़ी के पीछे का कांच नीचे होता है और उसमें से एक नोटों की गड्डी उछलकर बाहर आती है और तभी आवाज़ भी आती है, इन पैसों से ढंग के कपड़े खरीद लेना और अपनी 2 कौड़ी की आइसक्रीम भी। तुम्हारी औकात से भी ज़्यादा पैसे हैं। अब तक इतने पैसे एक साथ देखे हैं कभी तुमने? वो शीशा चढ़ाता है और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने को बोलता है। उसकी बात सुनकर कृति को गुस्सा आता है। वो अपने आपे से बाहर जाती है। वह आगे बढ़कर कुछ कहती, तभी पीछे से एक पत्थर आता है और सीधा जाकर गाड़ी के शीशे पे लगता है और तभी गाड़ी में से किसी की चीखने की आवाज़ आती है। कृति हैरानी से पीछे देखती है तो श्री ने उसे गुस्से से कांपती हुई देखती है। श्री को ऐसे देखकर कृति की अनकही हैरानी से बढ़ती जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक मुस्कान फैल जाती है। श्री अपने पर्स से 2000 का नोट निकालती है और आगे बढ़ जाती है और उस नोटों की गड्डी के साथ वो 2000 का नोट भी शीशे से उस गाड़ी के पास अंदर फेंक देती है। उम्मीद है आपको आपकी भी और हमारी भी औकात पता चल गई होगी। आगे से किसी की औकात के बारे में बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए करे। बड़ी गाड़ी में बैठ जाने से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनता है अपनी सोच से, और आप कितने बड़े हैं वो तो पता चल ही चुका है। श्री इतना बोलकर कृति का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ना तो श्री गाड़ी में बैठे शख्स का चेहरा देख पाई, ना ही वो श्री का। तभी गाड़ी में से एक 27-28 साल का लड़का उतरा। उसके पीछे पीछे कहता हुआ आ रहा था। उसके सिर से खून बह रहा था। जब तक दोनों नीचे उतरे श्री वहाँ से जा चुकी थी। कौन थी ये? कितनी बदतमीज लड़की थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? जानती नहीं है क्या मुझे? बदतमीज कही की, सिर फोड़ दिया मेरा। वो दर्द से कराता हुआ कहता रहा। भाई पहले तू हॉस्पिटल में चल, देख कितना खून बह रहा है। दूसरा लड़का अपनी हंसी दबाते हुए कह रहा था। वो उसे घूरता हुआ वापस गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने को बोलता है। अगर आज के बाद वो मेरे सामने भी आई ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वो मुझे जानती नहीं है। उसने किससे पंगा लिया है? वो गुस्से में चीख पड़ रहा था। मेरी मान ले तू, उसके सामने मत जा, वरना वो तुझे ज़रूर जान से मार डालेगी। इतना कहकर वो जोर से हंस पड़ा। रिदान चुप कर तू, वरना उससे पहले मेरे हाथों से मारा जाएगा तू। वो उससे इरिटेट होता हुआ कहता है। वैसे कुछ भी हो, वो लड़कियां तेरे टक्कर की थी। तू शेर तो वो 1.25 शेरनी लगी। वाह वाह क्या जोड़ी है, खूब जमेंगे तुम दोनों की ये जोड़ी। वो उसका मजाक करते हुए बोला। वो रिधान को खा जाने वाली नज़रों से घूरता है तो रिधान चुप हो जाता है और अपने मुंह पर उंगली डाल लेता है, लेकिन उसे अभी भी बहुत हंसी आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रिधान उसकी ड्रेसिंग करवाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर कृति और श्री बाकी सबके पास पहुंच जाती है। कृति, वाह मेरी जान, आज तो दिल खुश कर दिया तूने। समझदार हो गई है मेरे साथ रहते रहते, और उसकी पीठ पर शाबाशी देने लगती है। श्री उसे घूरती है तो कृति अपने हाथ हटा लेती है और चुप हो जाती है। कृति, नहीं वैसे सच में आज तो शरण्या व्यास नहीं कृतिका व्यास लग रही थी। और क्या निशाना लगाया था यार, मतलब एकदम जाकर उसके सिर में लगा होगा पक्का। वैसे ना आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तेरा शूटिंग चैंपियन होना कुछ तो काम आया, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था तेरे इस टैलेंट को जंग लग गया होगा। चलो इसी बात पे आइसक्रीम खिलाती हूँ,
श्री उसे ज़्यादा गुस्से से घूरती है तो वह बत्ती से चमका देती है। कृति, चल कोई ना, आज तूने इतना बड़ा काम किया है, मैं खिला दूंगी, बस खुश। श्री बिना कुछ बोले अपना सिर हिलाती है और आगे बढ़ जाती है। कृति भी खुश होती है, उसके पीछे पीछे जाती है। फिर वे सब घूमने लगते हैं। वो लोग दिल्ली की कई जगह घूमते हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर और भी कई सारी जगह जाते हैं। सब बच्चे वहाँ आकर बहुत खुश थे। ऐसे घूमते घूमते रात हो जाती है और सब वापस निकलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बस श्री के पापा के ढाबे पर आकर रुकती है। सब वहाँ पर खाना खाते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि सब बहुत ही थक गए थे। तो सब घर आते हैं और सीधा सोने चले जाते हैं। अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। श्री और कृति स्कूल जाती हैं। दोपहर में वापस आकर श्री फिर से घर के काम में जुट जाती है। शाम को डिनर करने के बाद श्री घर से बाहर निकल जाती है और टहलते टहलते गांव से सटी नदी के किनारे आ जाती है और वहां पड़े पत्थरों पर बैठ जाती है और खाली आंखों से एकटक सामने देखने लगती है। और एक बार फिर से वो अपने अतीत के पन्नों में खो जाती है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो अभी ऐसे ही अपनी सोच में गुम बैठी हुई थी। उसकी तंद्रा कुछ ही दूर आती हुई आवाज़ों से टूटी है। वो इधर उधर देखती है तो पास में ही 3-4 आदमी खड़े हुए थे। वो उठकर उनकी ओर बढ़ती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसकी धड़कन उतनी ही तेज़ रफ्तार पकड़ रही थी। श्री जाकर उन आदमियों के पास पहुंचती है और देखती है कोई आदमी पेट के बल ज़मीन पर पड़ा हुआ था। श्री, चाचा, ये क्या है? और ये कौन है? क्या हुआ है आपको? आदमी, पता नहीं बिटिया, हम अभी इधर आए हैं। ये यहाँ नदी के किनारे पड़ा हुआ था, शायद बहकर इधर आया होगा। तभी एक आदमी उसे पलट कर देखता है। जैसे ही श्री की नज़र उस पर जाती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो एकदम लड़खड़ाती है। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। उसके हलक से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से एक ही शब्द बोलती है, अगम जी। कौन है ये अगम? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला पार्ट देखने के लिए सुनते रहें। सांवली सी एक लड़की।